इस वीडियो में हम ब्रिटिश के कॉमर्शियल पॉलिसी के बारे में बताएंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश का कॉमर्शियल पॉलिसी जो इंडिया के प्रति था वो कैसे था, क्या उसका पैटर्न था और वो किस इंटरेस्ट पे बेस्ड था। तो ब्रिटिश का कॉमर्शियल इंटरेस्ट एक्चुअली बेस्ड था उसके लोगों के हित में, ब्रिटेन के लोगों के हित में था। चाहे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कर रही हो के द्वारा का कॉमर्शियल पॉलिसी हो, या आफ्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो, तो ये इसमें ब्रिटिश पीपुल का ही, ब्रिटिश इंटरेस्ट का ही इसमें के ऊपर ये डिपेंडेंट था। ब्रिटेन का कॉमर्शियल पॉलिसी 3 फेज में एक्चुअली आता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इसको चार्टर मिला ईस्ट इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, तो उस समय से ये 1833 ईस्वी तक इसका ट्रेड रहा। तो 1600 से 1757 के बीच में तो ये बेसिकली एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन था। तो उस समय इंग्लैंड का जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो स्थिति था वो इंडिया से बेहतर नहीं था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मामले में। तो इस सेंस में यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल नहीं, बल्कि ये बना बनाया जैसे इंडियन कॉटन गुड्स हो गया, जूट्स हो गया, उसके बाद सिल्क हो गया, सिल्क फैब्रिक हो गया। तो ये सब का डिमांड यूरोपियन कंट्री में था और ख़ास करके ब्रिटेन में था। तो ये यहाँ से इसका काम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम यहाँ से यहाँ के माल को एक्सपोर्ट, यहाँ के ये माल को ले जाकर वहाँ अपने देश या दूसरे कंट्री में बेचना था। इससे उसको प्रॉफिट होता था, चूँकि इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो काफ़ी फेमस थे, काफ़ी उस समय इसका डिमांड हुआ करता था। इससे उसको फ़ायदा होता था। लेकिन इस प्रोसेस में, इस इकोनॉमिक एक्सचेंज के प्रोसेस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसेस में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो यहाँ प्रेशियस मेटल और गुड्स लाया करता था। तो इससे जो यहाँ के रूलर थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ावा देते थे, चूँकि ये कहीं ना कहीं ये इंडिया के हित में था। तो इस तरह से ये 1600 से 1757 के बीच में 1600 से 1757 के बीच में पीरियड में इस तरह का ट्रेंड कॉमर्शियल पॉलिसी के अंतर्गत था। तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो शुरू से ही जेलस थे इस इंडियन जो टेक्सटाइल्स का वहाँ डिमांड होता था, इसके प्रति वे जेलस थे। इसके लिए वे हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाए, अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई और साथ में ये यहाँ रेस्ट्रिक्ट और वो अपने देश में रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट की इंडियन गुड्स के यूज़ के लिए, जैसे कि कॉटन और डाइड, ये प्रिंटेड और डाइड कॉटन गुड्स वहाँ इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इवन इस केस में एक बार एक महिला को इंडियन मेड हैंडकरचीफ का इस्तेमाल करने से 200 या सम पाउंड उसको ये हर्जाने के रूप में देना पड़ा। तो ये था उसका शुरू से ही, कहने का मतलब है कि वो शुरू से ही ब्रिटेन का जो मैन्युफैक्चर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था और या ब्रिटिश के जो लोग थे और ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरर्स थे, वो इंडियन जो इसका जो डिमांड होता था, ये जो गुड्स का जो उस देश में डिमांड होता था, इसके प्रति वे जेलस थे और वे हमेशा ये चाहते थे कि हम इस ट्रेंड को रोकें, किसी तरह से रोकें। अच्छा, उसके बाद आया कि 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई, तो उसके बाद और 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई,
तो उसके बाद इसको दीवानी का अदालत में ये दीवानी का अधिकार मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो शुरू में तो ये 1600 से 1757 के बीच में तो मात्र एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन थी, ट्रेडिंग कंपनी थी। इसके बाद 1757 के बाद में ये ट्रेडिंग कंपनी तो रही ही, ट्रेडिंग कंपनी तो 1833 ईस्वी तक ये रही, लेकिन इसका जो बेसिक जो नेचर था, इसका बेसिक जो पैटर्न था वो बदल गया। वो चेंज हुआ कैसे? क्योंकि इसके अंतर्गत दीवानी का अधिकार आ गया, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार आ गया। मीन्स की गवर्नमेंटल पावर इसके हाथ में आ गई। तो ये गवर्नमेंटल पावर के इस्तेमाल जब आ गई तो ये अपना मोनोपोली इंडियन मार्केट में जमाना स्टार्ट किया। ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली अपना मार्केट में जमाना स्टार्ट की। ये मोनोपोलिस्टिक ट्रेड एक तरह से स्थापित कर दी, और दूसरे जो इंडियन ट्रेडर्स थे या जो नॉन इंडियन ट्रेडर्स थे उन पर ये रोक लगाई कि उनके ट्रेड पर ये रोक लगाई इस तरह। और जो दीवानी से जो प्राप्त होता था, जो रुपया जो प्राप्त होता था, जो वसूल होता था, उसी से ये इंडियन गुड्स को खरीदने लगे और उसको ले जाकर एक्सपोर्ट करने लगे, बाहर उसको ले जाकर एक्सपोर्ट करने लगे। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या, जो कि ये जो इंडियन रेवेन्यू को जो ये एक्सपेंड करने लगे, जो इंडियन गुड्स खरीदने में, वो इसको इन्वेस्टमेंट कहते थे। ये इन्वेस्टमेंट तो था नहीं, एक्चुअली ये एक तरफ से एक तरफा धन का बहाव था, जो पहले भी हम कह चुके हैं। तो इस तरह से इसका। और दूसरी बात था कि जो ट्रेड ऑफ जो टर्म्स ऑफ जो ट्रेड थे, जो यहाँ के जो व्यापारी थे या यहाँ के जो प्रोड्यूसर थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, उनसे जो ट्रेड ऑफ उनके प्रति उनका जो टर्म ऑफ ट्रेड था, इसका जो टर्म ऑफ ट्रेड था उनके प्रति, वो बहुत ही इनजुडिशियस था। मीन्स कि ये उस पर अपना मनमानी करते थे कि कितना प्राइस लेना है, कितना प्राइस में लेना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। और उसके बाद उनका लेबर भी फ्री ये नहीं रहा, उनका लेबर भी फ्री नहीं रहा। वे एक तरह से वेज लेबर हो गए, वेज भी उनको कम दिया जाने लगा। इस तरह से ये कॉमर्शियल पॉलिसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रही। अब हुआ कि इसके बाद ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉमर्शियल पॉलिसी रहा ये, लेकिन बीच में ये इसके बाद इंग्लैंड में परिस्थिति बदल गई। वहाँ जो बहुत सारे आविष्कार हुए, जैसे जैसे वाट का हुआ, हारग्रीव्स का हुआ, उसके बाद हो गया, मतलब और सब जो वहाँ वैज्ञानिक हुए, जो टेक्नीशियन हुए, वे आविष्कार किए। और उस आविष्कार को, और वहाँ फैक्ट्री सिस्टम आया, इंग्लैंड में फैक्ट्री सिस्टम आया, जिसके कारण और मैनेजमेंट का पैटर्न होली कैपिटलिस्ट हो गया। और ये मर्केंटाइल क्लास के हाथ में वहाँ का शासन हो गया। तब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के हो जाने से जो ये नेचर ऑफ जो ट्रेड था, जो कमर्शियल पॉलिसी डिसाइडेड होने लगा, उससे नेचर ऑफ ट्रेड अब क्या रहा कि एक्सपोर्ट तो होता था, लेकिन एक्सपोर्ट का जो स्ट्रक्चर था, कंपोनेंट था, वो चेंज कर गया। मीन्स कि यहाँ से रॉ मटेरियल और फूड्स एक्सपोर्ट होने लगे, और वहाँ से जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वे आने लगे। तो इस तरह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जब इसका मोनोपोलिस्टिक जब अधिकार जब समाप्त हुआ, तो उसके बाद का ये 1857 के बाद हुआ। उसके पहले 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली यहाँ से इंडियन ईस्टर्न ट्रेड पर तो ये समाप्त हो गया। इंडिया में कुछ रहा, कुछ आर्टिकल पर रहा, और लास्टली 1833 में इवन उस आर्टिकल जैसे टी पर भी, उस आर्टिकल पर भी इसका अधिकार समाप्त हो गया। तो इसका मोनोपोली ट्रेड जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़त्म हो गया। ये ख़त्म हो गया तो एक तरफ तो ट्रेडर थे, एक तरफ ट्रेडर और दूसरे तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट थे।
तो ये दोनों मिलकर ये जो कॉमर्शियल पॉलिसी जो होता है, जो इंग्लैंड का जो कॉमर्शियल पॉलिसी था, ये डिसाइड करने लगे, चूँकि इनके हाथ में इंग्लैंड की सत्ता थी। ट्रेडर्स और मर्केंटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में वहाँ पर सत्ता आई। इस सेंस में हम ये देख सकते हैं कि 1769 में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, दो वहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स थे, वे कंपेल्ड किए ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,80,000 स्टर्लिंग गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए। मतलब उनका 3,80,000 स्टर्लिंग गुड्स इंडिया में एक्सपोर्ट होता था, ये नेसेसरी था। और दूसरा 3,000 टन शिपिंग जो होता है वो उनके गुड्स के लिए, उनके गुड्स को कैरी करने के लिए ये जरूरी ये निर्धारित किए गए। तो इस तरह से ये ट्रेड पैटर्न, ये सेकेंड फेज में ट्रेड ये हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद का पैटर्न हुआ, ये जब मोनोपोली जब ख़त्म हो गया उसके बाद का पैटर्न हुआ। लास्टली क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दी और अपने हाथ में पूरा पावर ले ली। उसके बाद जो पैटर्न और जो ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरर्स थे वे डोमिनेंट हो गए। तो पैटर्न हो गया ये बेसिकली जो ट्रेडिंग जो पैटर्न था, जो ट्रेडिंग का जो पैटर्न था, जो ट्रेडर शुरू में ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के रूप में आए थे, वो मैन्युफैक्चरिस्ट के रूप ले लिया। तो ये डोमिनेंट ट्रेडिंग पैटर्न तो रहा ही, ट्रेड करने का तो ट्रेडर्स तो थे ही, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट भी ये हो गए और ये डोमिनेंट पैटर्न रहा सेकेंड फेज में। ये सेकेंड फेज का बात है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद का, जब मोनोपोली समाप्त हुआ और जब पावर जब ले ली उसके बाद का ये सिचुएशन है। तो इस तरह से ये उसके बाद का तो यहाँ से तो कॉमर्शियल पॉलिसी उसी तरह से निर्धारित होने लगा कि यहाँ से ईस्ट इंडिया ये यहाँ से कच्चा माल और फूड ग्रेन यहाँ से जाए और वहाँ से मैन्युफैक्चरर्स गुड आए। ये सिंपल केस था। उसके बाद आया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतना पैसा हो गया कि वे इन्वेस्ट अपने देश में नहीं कर सकते थे। तो इसलिए वे तो अदर कंट्री में और साथ साथ इंडिया में अपने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करने लगे। तब ये जो फेज रहा तो ये फाइनेंस कैपिटलिज्म का फेज हो गया। तो इन तीनों फेजों में ये हालांकि इंटरलॉकिंग था, एक फेज और ये तीनों फेज हमेशा ये चल रहा था। ऐसा नहीं था कि ये तीनों फेज एक फेज के ख़त्म हो जाने के बाद दूसरा फेज दूसरा फेज में एब्रूप्टली ख़त्म हो गया और तीसरा फेज में एब्रूप्टली ख़त्म हो गया। ये एब्रूप्टली नहीं बल्कि ग्रेजुअली ख़त्म हुआ और ये इंटरमिक्सिंग हमेशा रहा। मतलब कि ट्रेड भी था तो ये मैन्युफैक्चरर्स का भी इम्पीरियलिज्म था। उसके बाद फाइनेंस कैपिटल का भी इम्पीरियलिज्म था। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये इसमें मैन्युफैक्चरर्स और फाइनेंस ये कैपिटलिज्म में देखेंगे कि किस तरह से ये इंडिया में इसका पैटर्न क्या था। तो ट्रेड, इंडस्ट्री और फाइनेंस तीन फील्ड होते हैं। तो ट्रेड में क्या करेगा, ट्रेड करने के लिए होगा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ज़रूरी रहेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ये हावी रहेगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक्सचेंज बैंक होगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी होगा और उसके बाद उसके बाद शिपिंग कंसल्स होंगे। ये तीन फील्ड हो गया ट्रेड में। ये तीन फील्ड हो गया। इंडस्ट्री में हो गया कि सबसे पहले तो फाइनेंस हो गया, प्रमोशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ऑपरेशन हो गया। ये इंडस्ट्री में हो गया। और उसके बाद फाइनेंस में हो गया कि
ये इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस तो सबसे पहले ये करेगा ही, तो फाइनेंस ही बेसिकली सब में छा जाता है। कैसे? क्योंकि ये फाइनेंस जो करेगा वो ऑपरेशन भी करेगा, मैनेजमेंट भी करेगा, और ये इंश्योरेंस भी करेगा। तो इस तरह से ये एक तरह से और ये जितना भी जो ट्रेड, इंडस्ट्री और फाइनेंस में ब्रिटिश कैपिटल का ही ज़्यादा योगदान रहा, ब्रिटिश कैपिटल का ज़्यादा योगदान रहा। तो तो मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम आया, उसके थ्रू, उसके ऑपरेशन के थ्रू ये सारा फाइनेंस होने लगा। उसके ऑपरेशन के थ्रू ट्रेड इंडस्ट्री और फाइनेंस में उसके ऑपरेशन के थ्रू ये सारा होने लगा। मैनेजिंग एजेंसिंग जो सिस्टम था उस पर इंटायरली, कम से कम मतलब इंटायरली तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रोपोर्शनली एब्सोल्यूट वे में ये ब्रिटिश फाइनेंस का ही रोल था। जैसे कि हो गया एंड्रयू, जार्डिन एंड स्किनर, ये सब ब्रिटिश जो ट्रस्ट थे। और ये जो बेसिकली जो ये सिस्टम जो था, ये जो ब्रिटिश कैपिटल जो यहाँ पर आया, वो बहुत कम कंसंट्रेटेड ट्रस्ट के हाथों में चला गया, और जैसे कि 40 ट्रस्ट थे उस समय। तो इस तरह से कॉमर्शियल पॉलिसी में इंग्लिश उस समय का जो कॉमर्शियल पॉलिसी जो इंग्लैंड का था, वो डायरेक्टली फेवर करता था इनका, मतलब अपने कैपिटल को ये ब्रिटिश कैपिटल जो देते थे, ब्रिटिश कैपिटल का ये बढ़ावा करता था, ब्रिटिश कैपिटल को ही ये सपोर्ट करता था। इंडियन इंडस्ट्री इसमें इंडियन कैपिटलिस्ट को ये बढ़ावा नहीं देते थे। जहाँ पर भी बढ़ावा देते थे वहाँ पर उनके पीछे भी कुछ रीजन होता था। जैसे कि अब हम कहते हैं, जैसे सबसे पहले तो ये कहते हैं कि ये ड्यूटी का, जैसे कि टैरिफ बोर्ड और एक्साइज ड्यूटी आया, तो यहाँ का जो गुड्स होता था, यहाँ का जो गुड्स मतलब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब वहाँ हो रहा था, तो यहाँ का गुड्स पर 67% इंडियन कैल्कोच पर टैक्स था, और 37% इंडियन मसलिन पर टैक्स था। शुगर करीब 300 टाइम्स अपने कॉस्ट से ज़्यादा था, ज़्यादा मतलब 300% से ये टैक्स हुआ करता था। तो इस तरह से ये फर्स्ट फेज का तो ये इसमें मतलब कि जो इंडियन जो एक्सपोर्ट होते थे उस पर ये इस तरह से ड्यूटी लगाया करता था। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी और एक्साइज ड्यूटी जो हुआ, ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे कि अब क्या हुआ कि चूँकि उस समय तक ये जो एक्सपोर्ट था, ब्रिटेन का जो एक्सपोर्ट हुआ करता था, उस समय तक ये नहीं मेंटेन रह सकता था, नहीं बढ़ सकता था, चूँकि वहाँ पर बहुत तायत मात्रा में ये प्रोड्यूस होने लगा। तो उसके लिए बाज़ार की ज़रूरत होती थी, और बाज़ार में खपत और इंडिया में खपत उतना ही लिमिटेड होता था, चूँकि यहाँ पर कोई इनलैंड ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। पोर्ट से डायरेक्टली जो इनलैंड जो होता है था इनलैंड एरिया, हिंटरलैंड एरिया, वो जुड़ा हुआ नहीं था। तो रेलवे इसमें बहुत बड़ा फैसिलिटेट किया इस एक्सपोर्ट को, इस इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चर्ड गुड के इंपोर्ट को, और एक्सपोर्ट और रॉ मटेरियल्स और फूड ग्रेन्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में ये रेलवे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया, बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया रेलवे। लेकिन रेलवे का जो सिस्टम हुआ करता था, रेलवे यहाँ भी कॉमर्शियल पॉलिसी देखा जा सकता है ब्रिटिश का अपने फेवर में, कि ये पोर्ट से ही, ये पोर्ट और हिंटरलैंड को ही जोड़ता था, हिंटरलैंड को पोर्ट से जोड़ता था, न कि इनलैंड को इनलैंड से जोड़ता था। तो इस तरह से रेलवे का ये सिस्टम यहाँ पर हुआ। और दूसरी बात ये थी कि इसका ऑपरेशन इंटायरली ब्रिटिश लोगों के हाथ में था, और जो फ्लाइट चार्जेस था वो भी ब्रिटिश का फेवर करता था।
तो इस तरह से रेलवे के बारे में हम देखते हैं इसका कॉमर्शियल पॉलिसी। तो ये और जो रेलवे का कॉमर्शियल पॉलिसी और रेलवे के बाद और जो ब्रिटिश कैपिटल जो आया, जो रेलवे में जो इन्वेस्ट किया, उसको ग्रांटेड इंटरेस्ट मिलता था 5% का। तो ये 5% का इंटरेस्ट मिलता था। तो इस तरह से भी इसका कॉमर्शियल पॉलिसी में ब्रिटिश कैपिटल का ही फेवर किया, ब्रिटिश कैपिटल को ही ये बढ़ावा दिया और वो अपना बेनिफिट लिया। सेकेंड, अब बात करते हैं कि और जो कंज्यूमर गुड्स थे, लेकिन ऐसा हुआ कि डिप्रेशन हुआ, वार हुआ। जो होता है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में वार नेसेसिटीज एक कॉमन पॉइंट उठता है। वार नेसेसिटीज इसलिए था कि जो स्ट्रेटेजिक जो एरिया था वहाँ पर इसको माल भेजना था और वहाँ पर अपना सेना भेजना था, और साथ साथ में उसके लिए जो इक्विपमेंट होता था उसको भी इंपोर्ट करना पड़ता था। तो वार नेसेसिटीज के अंतर्गत ये जो शिपिंग जो पैटर्न था वो चेंज किया। दूसरी बात कि जो वार नेसेसिटीज के अंतर्गत तब देखा कि चूँकि बाहर से जो माल है वो कम रूप में आ रहा है और वार के कारण स्वाभाविक डिस्टर्बेंस था, तो इसलिए कम माल यहाँ पर आया करता था। तो देखा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको इंडिपेंडेंट होना ब्रिटिश गवर्नमेंट से ज़रूरी है। तो वार नेसेसिटीज में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और जो कंपटीशन जो दूसरे कंट्री से होता था उसको ध्यान में रखते हुए, वार रिक्वायरमेंट के ध्यान में रखते हुए एक फॉरवर्ड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सोचा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसके लिए ये जो है टैरिफ बोर्ड को एस्टेब्लिश किया। उसके बाद फिस्कल कमीशन का जो है, तो फिस्कल कमीशन ने ये सिफारिश की थी जिसके अंतर्गत ये मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन दिया, मतलब कि डिस्क्रिमिनेट किया बाहर से जो माल आता था और जो यहाँ से माल आता था, मतलब दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेट, इसके फेवर में, इंडियन के फेवर में प्रोटेक्शन दिया। टाटा आयरन और स्टील कंपनी को ये किया, सब्सिडी दिया, लेकिन वो टेम्पररी था। उसके बाद लेकिन हैवी इंडस्ट्रीज़ को इग्नोर किया, जो टेक्निकल जो एक्सपर्टाइज था उसको इग्नोर किया। कंज्यूमर गुड्स को बढ़ावा दिया, कंज्यूमर गुड्स को ही बढ़ावा दिया। जो बेसिक जो टेक्निकल गलिकर जो रहते हैं, जो मेटेलिक जो इंडस्ट्री जो रहते हैं उसको ये बढ़ावा नहीं दिया। कारण उसके पीछे यही था कि यदि मेटेलिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देता तो यहाँ और सारा इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने लगता है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी देश के, मतलब किसी भी कंट्री का बैकबोन होता है, उसके बाद ही अदर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये तो बात। उसके बाद हुआ कि अदर इंडस्ट्री में कॉटन, मैच, शुगर और फ्यू अदर्स को भी ये प्रोटेक्शन दिया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च का ये किया, एस्टेब्लिश किया, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ये सब जितना भी कमीशन और जो ये किया, ये मात्र दिखावे के लिए था। इससे कोई कंक्रीट फ़ायदा इंडियन को नहीं हुआ। कंज्यूमर गुड्स में ही थोड़ा बहुत इंडियन में थोड़ा बहुत ये प्रोग्रेस हुआ, लेकिन हैवी इंडस्ट्री इंटायरली एब्सेंट था। तो ये हुआ। उसके बाद हुआ कि इकोनॉमिक डिप्रेशन में, तो कॉटन ये इकोनॉमिक डिप्रेशन से भी यहाँ का जो ये होता है, परचेजिंग पावर होता है पीपल के पास, वो ख़त्म हुआ, ये हुआ, जिससे गोल्ड रिजर्व ख़त्म हुआ, जो कि तो गोल्ड रिजर्व ख़त्म हुआ, तो इससे परचेजिंग पावर कम हुआ। तो ये भी एक तरह का, यहाँ पर भी ये जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री है वो थोड़ा हैम्पर की, इंडस्ट्री एज ए होल हैम्पर की। तो लेकिन जो डिस्क्रिमिनेटरी जो अभी टैरिफ पॉलिसी जो अभी हम कहे हैं, टैरिफ पॉलिसी में ये इसमें आता है। टैरिफ पॉलिसी में एक और बात थी
कि टैरिफ पॉलिसी तो था, डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्शन का तो बात था, और सब्सिडी देने की भी तो बात थी, लेकिन जो होता है इम्पेरियल प्रीफ्रेंस के अंतर्गत ये बेसिकली इंडियन गुड्स के अगेंस्ट में ये डिस्क्रिमिनेट करने लगी। इम्पेरियल प्रीफ्रेंस के अंतर्गत कोई भी ये करती थी। फिर उसके बाद 1919 में ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट के रूप में इंडस्ट्री को डाल दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि उनके पास उतना रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन ये चूँकि इतना नीचे तक चला गया, इतना प्रोविंशियल लेवल पर गया, तो इससे ये एक्सपेक्ट किया गया ये पॉलिसी में कि ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगा और इंपोर्ट को भी बढ़ावा देगा। तो इस तरह से इस तरह का ये मैनेजमेंट, इस तरह का एक मैनेजमेंट था। उसके बाद हुआ कि जो फाइनेंस कैपिटलिज्म में सबसे बड़ा विशेषता, सबसे बड़ा इसका कैरेक्टरिस्टिक था कि ये फ्यू लोगों के हाथ में था। जो कैपिटल जो था वो कंसंट्रेटेड था फ्यू लोगों के हाथ में, और फ्यू लोगों के हाथ में नहीं, फ्यू ट्रस्ट के हाथ में, और वो भी फ्यू ट्रस्ट पर फ्यू लोगों का अधिकार होता था। और जो इंडियन जो थे, बेसिकली इंडियन जो लोग जो होते थे वे बेसिकली पैरोडेर होते थे, मीन्स कि उसके सहयोगी होते थे। इंडियन का जैसे कॉमर्शियल पॉलिसी को फेवर तो किया, कॉमर्शियल पॉलिसी को जो ब्रिटिश का जो कॉमर्शियल पॉलिसी था वो तो इंडिया में कैपिटल इन्वेस्ट करना था, वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रही थी, उस पर इंटरेस्ट लेती थी, इंटरेस्ट के साथ साथ यहाँ से जो उसको फ़ायदा होता था, प्रॉफिट होता था, वो भी उसका होता था। तो ये कॉमर्शियल, तो फाइनेंस कैपिटलिज्म की ये बहुत बड़ी विशेषता थी, और इंडियन लोग इसमें सहभागी होते थे। और ये मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम के द्वारा ये होता था, ये संचालित होता था। तो ट्रेड इंडस्ट्री, बैंकिंग, ये सब का जो ये कंसंट्रेशन था, जो ये एक बिग प्रोपोर्शन ऑफ जो इंटरप्राइज था, एक फ्यू हैंड्स में था, और ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्तर दोनों पर था। और ये ट्रस्ट के हाथ में हुआ करता था। तो एंड्रयू जॉलिडे और जार्डिन एंड स्किनर टू पावरफुल इंग्लिश फर्म्स थे, ट्रस्ट थे। 1935 के उसके बाद हुआ फाइनेंस कैपिटल जो है ये बैंक के थ्रू भी ऑपरेट करता था। आरबीआई और इंपेरियल बैंक टू मोस्ट पावरफुल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन थे। उसके बाद हुआ कि इंपेरियल और एक्सचेंज बैंक, जो इनके हाथ में जो जितना धन था उससे ज़्यादा धन नॉन इंडियन ज्वाइंट स्टॉक बैंक के हाथ में नहीं हुआ करता था। तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स जो थे वे अपना बनाकर रखे कि ये जो मेरा जो प्रभाव है जो इंडियन इकोनॉमी पर जो मेरा प्रभाव है कैपिटल के बारे में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो कभी ख़त्म नहीं हो, क्योंकि उससे प्रॉफिट और इंटरेस्ट उससे दोनों मिलता था। 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसी तरह का पॉलिसी अडॉप्ट किया गया, जब ये इम्पेरियल जो ये होते थे मिनिस्टर जो होते थे उसको ओवररूल कर देता था, उसको ओवररूल करने का अधिकार गवर्नर के पास होता था, ताकि फिर ये इंडियन इंडस्ट्री एक्सपेंड नहीं कर सकती थी। क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए भारत के चूँकि यहाँ का इंडिजिनियस गवर्नमेंट के सपोर्ट की आवश्यकता थी, वो यहाँ नहीं था। तो कॉमर्शियल पॉलिसी इस तरह से इंग्लैंड का रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वाइट बिजनेसमैन और वाइट ऑफिशियल का कनेक्शन बहुत ही गहरा हुआ करता था। टैरिफ और एक्साइज पॉलिसी के बारे में तो बता दीजिए। स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, जो मैनेजिंग सिस्टम, और जो ये ट्रेड फाइनेंस जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रस्ट हुआ, एक्सचेंज बैंक हुआ,
ऐसे बैंक हुआ, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हुआ, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज हुआ, ये सब इंटायरली फॉरेनर के हाथ में थे। और जिससे कि उनका और वे जो करते और वे पक्षपाती करते थे इंडियन के अगेंस्ट में, और ब्रिटिश के फेवर करते, और ब्रिटिशर्स का फेवर करते थे ताकि वे मेंटेन रख सके। तो इस तरह से जो ब्रिटिश का कमर्शियल पॉलिसी था वो 3 चरणों में हुआ। एक तो हुआ ट्रेडिंग के रूप में, दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में, और तीसरा फाइनेंस कैपिटल के रूप में। इस तरह से ये तीनों इंटरलॉकिंग व्यवस्था था। इसमें एक्सपोर्ट सरप्लस एक बहुत ही मेन मुद्दा था। एक्सपोर्ट सरप्लस रहना ज़रूरी था, क्योंकि जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स और जितना भी जो खर्चा होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का या इंडियन गवर्नमेंट का, वो सब ये एक्सपोर्ट से ही पूर्ति होता था। और जो इंटरेस्ट होता था और प्रॉफिट होता था जो कंपनी सब का, वो भी एक्सपोर्ट से ही पूर्ति होता था। इसलिए एक्सपोर्ट सरप्लस एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और जो स्टर्लिंग जो एक्सचेंज रेशियो था, रूपी और स्टर्लिंग का जो एक्सचेंज रेशियो था, वो भी फेवरेबल रहना हमेशा ज़रूरी था। तो इस तरह से कॉमर्शियल पॉलिसी इस तरह से डिसाइड किया। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।